हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया हैं। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नए नए मुकाम हासिल कर सके, ताकि आपके घर वालों का और थोड़ा बहुत हमारा भी नाम रोशन हो सके। तो क्या है, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और बढ़िया तरीके से कंटिन्यू होकर के पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है लेक्चर कंप्लीट हो गया है इसलिए आपको ये बोल रहे हैं। ये वैसे बोलना तो चाहिए मैं लेक्चर के बाद में, लेकिन क्या फ्लो फ्लो में निकल आया तो बोल दिया कि स्वस्थ रहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी क्या होगी, पढ़ाई बहुत अच्छी से चलेगी। इसलिए सबसे पहले आपका काम है आप स्वस्थ रहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है स्वस्थ होने के चक्कर में आप बिल्कुल पढ़ाई ना करें, मतलब बढ़िया तरीके से सोने में लगे हैं। ठीक है, तो पर्याप्त नींद लीजिए, टाइम को बहुत अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, पेपर का टाइम चल रहा है या आ गया है या आने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम के आप बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो टाइम को आपको करना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो हमारा चैप्टर क्या था, चल रहा था जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा, तीसरा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा, तीसरा। और ये चैप्टर नंबर कौन सा था हमारा, 10th, या अध्याय नंबर कौन सा था हमारा, 10वां। तो अब ये जो आज का लेक्चर होने वाला है ये हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। इसमें लेक्चर में क्या होगा, सब कुछ हमारा या सब कुछ क्या है, ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा और ना ही बहुत कठिन होने वाला है। बहुत ही सरल टॉपिक है और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है आपके लिए। तो आज हम क्या देखना, आज हमें देखना ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। ठीक है, उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, वो हमें देखना। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले सुन चुके हैं, नहीं सुन चुके तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अभी जब हम आपको बताएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या देखना है हमें, बायो पायरेसी देखनी है, बायो पेटेंट देखना है। तो ये सब चीजें क्या होती है लेक्चर में हम आगे बढ़ के आपको बता देंगे। तो चैप्टर का सबसे पहले नाम लिखते हैं भाई, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये हमारे अध्याय का नाम है भाई। ठीक है, एवं उसके उपयोग। अब अध्याय का नाम आपको ये पता चल गया, वैसे अध्याय के नाम में तो कुछ रखा नहीं है, बार बार हम आपको यही बताते हैं। अध्याय के अंतर्गत क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वही आपके पेपर में आता है। क्या कभी आपने सुना कि किसी पेपर में चैप्टर का नाम पूछा गया हो कि बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, ये बताइए? नहीं पूछा गया ना। ठीक है, तो ना ही पूछा जाता है, लेकिन उस चैप्टर के अंतर्गत क्या आता है या उसके अंदर क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है हमारा और लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा। अभी तक जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख करके यहाँ पर आइए, नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं पारजीवी जंतु। अब पारजीवी जंतु होते क्या है, ऐसे जंतु जिनके जीन में क्या करते हैं, हम छेड़खानी करते हैं या उनके जीन को करते हैं मैनिपुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मूवी वगैरह होती थी, जैसे मान लीजिए अगर आपने मार्वल की मूवी देखी हो तो उसमें जो रॉकेट रहता है, मार्वल की जो एवेंजर वाली मूवी आती है उसमें आपने रॉकेट देखा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा तो इसके अलावा आपने काफी ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी जानवर के अंदर क्या करते हैं, उनके जीन बदल देते हैं, किसी दूसरे के जीन लेकर के किसी दूसरे जानवर में डाल देंगे और वो उस वाले जानवर के लक्षण क्या होंगे इस कैरेक्टर में, इस जीव में क्या होंगे, प्रदर्शित होने लगेंगे। जैसे मनुष्य में देखा हुआ कि कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, मनुष्यों में ही क्या करते हैं, दूसरे जानवर के जीन डाल देते हैं, फिर वो उस जानवर की तरह कैसा करने लगता है, बिहेव करने लगता है। समझे आप? तो कुल मिलाकर के आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी जीव है, ठीक है, अगर हम उनके जीन में कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, क्या है, कोई भी हमारा जीव है अगर उसके जीव के जीन में छेड़खानी करेंगे, अगर हमने उसका जीन बदलेंगे तो क्या उसका फिनोटाइप नहीं बदलेगा, उसके लक्षण नहीं बदलेंगे, जो लक्षण हम उनको देख रहे हैं क्या वो लक्षण नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। ठीक है, उनके अंगों की जो काम करने की क्षमता है वो भी बदल जाएगी, उनका व्यवहार भी बदल सकता है। इसलिए सरकार अभी अलाउ नहीं की है पूरी तरीके से कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी जीन का जो चेंजेस है वो मनुष्य में करें, ये सरकार नहीं अलाउ की, नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट तो पागल होते हैं, उन्हें तो बस क्यूरियोसिटी मची रहती है कि कुछ ना कुछ हमें करना है, नई नई चीजों के। आपने मूवियों में देखा होगा कि साइंटिस्ट कर देते हैं, फिर बाद में भुगतना सबको पड़ता है, फिर कोई एक सुपर हीरो आएगा वो सबको बचाएगा। तो रियल वर्ल्ड में तो कोई सुपर हीरो होता नहीं है बेटा, एक बार अगर कोई चीज बन गई तो फिर उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार भी क्या करती है, कुछ शर्तों के बावजूद ये सब क्या करती है, परमिशन देती है इनके लिए कि आप किन में
जीन की चेंजेस कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते हैं, और क्या जो आप जीन के चेंजेस कर रहे हैं वो लाभदायक हैं भी या नहीं है, समझे? तो कुछ शर्तें होती हैं जो सरकार के द्वारा मान्य होती हैं, तभी जीनों को परिवर्तित करने के लिए सरकार क्या करती है, परमिशन देती है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल समझ में आया कि ऐसे एनिमल, एनिमल तो आप जानते हैं ऐसे जंतु या जीव, जिनमें हम क्या करते हैं, उनके जीव को क्या करते हैं, परिवर्तित कर दें, या जीन को क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर दें, या जीन को क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं जीन के साथ। तो उनका जीन तो बदलेगा, साथ ही साथ क्या होगा, उनके दृश्य रूप, उनके लक्षण, उनके अंगों के कार्य करने की क्षमता, ये सब चीजें भी क्या होंगी, बदल जाएंगी, या जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी क्वालिटी सुधर जाएगी। जैसे मान लीजिए क्या था, हमारी एक गाय बनाई थी हमने, रोजी काऊ, ठीक है, क्या बनाई थी, रोजी काऊ। उसमें क्या किया था, मनुष्य से निकालकर एक जीन प्रवेश कराया गया था। उस जीन में क्या था कि वो क्या करता था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन बनाता था। अब ये जो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन है, ये क्या होता है, मनुष्य में बनती है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, या जो अभी हाल में ही जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है प्रोटीन, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली तो ये बहुत कम बनती थी, लेकिन जैसे हमने क्या किया, जीन निकाल कर उस काऊ में डाल दिया, तो उस काऊ में क्या होगा, उसके प्रत्येक लीटर पर लीटर पर 2.4 ग्राम अल्फा लैक्ट एल्बुमिन की क्या होगी, मात्रा बढ़ गई, समझे आप। तो ये क्या था, बहुत अच्छा था, किसके लिए, मनुष्यों के लिए। तो जो भी हम चेंजेस करते हैं वो पहले उनके बारे में समझ लेते हैं, क्या ये मनुष्य के लिए लाभदायक है या नहीं है, तभी जाकर के क्या करते हैं, हम उनके जीनों को परिवर्तित करते हैं। तो इसमें देखते हैं ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन, देखो कोई भी क्या है, जंतु है, उसमें हम बाहर से करते कोई एक जीन का करते हैं, जोड़ दे, मतलब उसमें एक जीन और ऐड कर दें, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। उसको क्या कर दिया हमने, ट्रांसजेनिक एनिमल। आपने भी देखा होगा कि जो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किन के ऊपर होते हैं, चूहों और बंदर के ऊपर होते हैं। अब वैसे तो हमने कई ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिए, गाय बन गई हमारी, मछली है, और चूहे हैं, बंदर हैं, तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हमने ट्रांसजेनिक बना लिए। ट्रांसजेनिक का मतलब तो आपको समझ में आया, ऐसे जंतु जिनमें क्या करते हैं, हम बाहर से कोई डीएनए या जीन क्या करते हैं, जोड़ दें या ऐड कर दें, वही हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक या पारजीवी जंतु कहलाते हैं। जो अपना लक्षण क्या करते हैं, व्यक्त करता है, उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हमने डीएनए या जीन प्रवेश कराया वो लक्षण ही प्रदर्शित ना करे, तो वो फिर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। वो पूरी तरीके से क्या हो, अपना जो जीन हमने प्रवेश कराया है वो पूरी तरीके से अपने लक्षण क्या करे, प्रदर्शित करे, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाते हैं। अब इसमें क्या आते हैं, हमारे चूहा आता है, खरगोश आता है, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां आदि, ये सभी आते हैं। अभी एक भेड़ पर भी एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी हम बता दे रहे हैं। एक हम भेड़ थी, भेड़ की क्या की थी, अडर सेल नहीं, अडर सेल मान लीजिए, या उसकी जो मेमोरी ग्लैंड के आसपास की जो सेल थी। अब मेमोरी ग्लैंड तो जानते हो ना, जहां से हम दूध निकालते हैं, जहां पर गाय बकरी के क्या होती है, स्तन या थन होते हैं, वहां से क्या करते हैं, वहां से कुछ कोशिकाएं निकाली, उन कोशिकाओं में क्या किया, हमने एक जीन ऐड कर दिया। वो जीन कैसा था, अल्फा एंटीट्रिप्सिन का जीन था। किसका था, अल्फा एंटीट्रिप्सिन का जीन था, वो ऐड कर दिया। तो उसके मिल्क में क्या हो गई, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जो व्यक्ति उस मिल्क को पिएगा उसके पास बना बनाया क्या होगा, अल्फा एंटीट्रिप्सिन आ जाएगा। अब अल्फा एंटीट्रिप्सिन करता क्या, देखो जो व्यक्ति क्या करते हैं, ज्यादा स्मोक करते हैं या ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो उन्हें क्या होता है, एम्फाइसीमा हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा। अब इसमें होता क्या एम्फाइसीमा में, तो जो एल्वोलाई होती है ना, क्या होती है, जो वायु कोष्ठ या एल्वोलाई होती है, जो हमारे फुफ्फुस या लंग्स की वायु कोष्ठ या एल्वोलाई होती है, उनकी दीवारों से क्या होता है, ट्रिप्सिन निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो भित्ति क्या होती है, पतली होने लगती है। तो उस ट्रिप्सिन को रिलीज होने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी ट्रिप्सिन लेंगे। मतलब एंटी मतलब होता है एक अपोजिट, वो क्या करता है, एंटी, वो ट्रिप्सिन को रोकने, मुक्त होने में क्या करता है, रोकता है। तो जिनको एम्फाइसीमा होता है उनके लिए अल्फा एंटी ट्रिप्सिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हम उस ट्रांसजेनिक या पारजीवी जंतु का मिलकर क्या करेंगे, उसको देंगे, ताकि उसके शरीर में क्या हो सके, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन की मात्रा बढ़ सके, ठीक है, जिससे वो एम्फाइसीमा रोग से बच सके। तो कुल मिलाकर के आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसे जंतु जिनमें हम क्या करें, उनके जीन में क्या करते हैं, परिवर्तन कर दें, जीन में करते हैं कुछ छेड़खानी कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं। और छेड़खानी करने के बाद क्या हो, वो लक्षण प्रदर्शित भी हो,
ऐसे जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, पारजीवी जंतु बोलते हैं या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। इतना क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत वैसे तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो भी हम चेंजेस करते हैं वो कैसे होते हैं, मानव हित के लिए होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मानव हित के लिए होने चाहिए। अब देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल तो बनाए गए बहुत सारे, लेकिन जितने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए उसमें से टोटल अगर निकाला जाए तो 95% तो केवल चूहे हैं। तो यहां पर ये जो लाइन लिखी है आपको पता होना चाहिए कि 95% क्या है, चूहे हैं। 95% से अधिक तक लिखा है उसमें, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो चूहों पर ही किया जाता है, जो गलत है। बेचारा उनका भी तो जीवन है, ठीक है, लेकिन मनुष्यों के लिए क्या करते हैं, सब करना पड़ता है। देखो यहां पर दिया भी है, देखो मनुष्य से क्या निकाला, एक जीन निकाला, और इस एग से क्या, इससे सॉरी, ये जो हमारी गाय है, सॉरी गाय नहीं, बकरी और गाय में फर्क नहीं समझ में आ रहा सर को। यहां से क्या निकाला, हमने इस गाय से क्या लिया, एक अंडा लिया, ठीक है। उस एग में क्या कर दिया हमने, ह्यूमन जीन क्या करता प्रवेश करा दिया, ठीक है, और इसको इंजेक्ट करा दिया इसके अंदर। तो इससे जो भी नया बच्चा पैदा होगा, इस बकरी के एग से जो भी नया बच्चा पैदा होगा, उसके अंदर क्या होगा, जिस जीन के लिए हमने, जिस जीन का कैरेक्टर डाला होगा वही कैरेक्टर डेवलप होगा। मान लो, इसको साफ करते पहले समझाते हैं। मान लो कोई एक प्रोटीन है, ठीक है, उस वो प्रोटीन क्या होती है, मनुष्य के अंदर बनती है, हमें उसको और ज्यादा मात्रा में बनवाना है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक यहां से बकरी ली हमने, क्या ली, बकरी। इस बकरी का क्या निकाला हमने, इसमें अंडा निकाला, उसका एग निकाला, और यहां से जो प्रोटीन हमें बनवानी थी उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन हमने निकाला। उस जीन को क्या कर दिया हमने, इसके एग के अंदर क्या कर दिया, प्रवेश करा दिया, ठीक है। अब इस एग को लेकर के किसी दूसरी बकरी में क्या कर दिया, प्रवेश करा दिया। अब इस बकरी से जो भी संतान उत्पन्न होगी, उस संतान के अंदर ये वाला जीन होगा, तो वो क्या करेगा, वही प्रोटीन क्या होगा, उसके दूध में क्या होगी, ज्यादा मात्रा में बनने लगेगी। बनी सी बात है। तो ये जो बकरी यहां पर है, ये कौन सी है हमारी, सॉरी ये वाली कौन सी हमारी, ट्रांसजेनिक बकरी हो गई। कौन सी हुई, ट्रांसजेनिक बकरी, क्योंकि इसी के अंदर क्या हो रहा, हमारा जीन क्या हो रहा, अभिव्यक्त हो रहा। इसके अंदर नहीं हो पा रहा अभिव्यक्त, जीन कहां अभिव्यक्त हो रहा, इसके अंदर अभिव्यक्त हो रहा। तो जीन जिसके अंदर अभिव्यक्त होगा वही क्या होगा, हमारा पारजीवी जंतु होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। देखो पारजीवी जंतु में, पारजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों का नियंत्रण व इनका शरीर के विकास का सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। देखो यहां पर शायद हेडिंग बनाना हम भूल गए, तो इसमें क्या करते हैं, देखो छोटा कुछ नहीं है, बस इसमें ये बताना था मैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं वो बनाते क्यों हैं, उनकी जरूरत क्या पड़ती है। तो देखो किसके लिए बनाते हैं, कि सामान्य शरीर क्रिया व विकास। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, मान लीजिए हमारे अंदर कोई जीन है, उस जीन का हमें अध्ययन करना है कि दूसरे जानवरों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता, तो हम उस जीन को निकाल करके दूसरे जानवर के अंदर प्रवेश कराएंगे। फिर उनमें देखेंगे कि उनका अंग जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, या उनका जो शरीर है वो कैसे काम कर रहा है, तो उनका शारीरिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा। तो इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग करते हैं। जैसे क्या था हमारा, हमें कोई भी चीज बनवानी है, ठीक है, तो हम उसको निकाल करके पहले अलग अलग प्रकार के जानवरों में प्रवेश कराएंगे। तो किस जानवर पर या किस जंतु पर वो ज्यादा अच्छा क्या कर पा रहा, अपना प्रभाव दिखा पा रहा, तो इन सब का अध्ययन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु बनाते हैं। तो यही यहां पर बोला गया, ठीक है। उदाहरण के लिए विकास में भागीदारी जटिल कारकों, जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन। जैसे इंसुलिन, अब जैसे हम इंसुलिन बनाया था, क्या बनाया था, इंसुलिन। इंसुलिन तो हमने बैक्टीरिया से प्रवेश कर लिया था, तो क्या डायरेक्ट इंसुलिन को प्रवेश करा देंगे, नहीं कराएंगे ना। तो इंसुलिन का हमें पहली बात तो एक चेकअप करना पड़ेगा कि जो इंसुलिन है वो कैसे इफेक्ट दिखा रहा है, समझे। तो उसको क्या करने के लिए हमें उसके बारे में समझने के लिए इनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या और क्या लक्षण ये प्रदर्शित कर सकता है, तो उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल या पारजीवी जंतु बनाते हैं। दूसरी जाति के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर के जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। देखो हमने कोई भी जीन प्रवेश करा दिया, जीन प्रवेश कराने के बाद हम नोटिस करेंगे कि क्या क्या लक्षण क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, और कौन से लाभदायक हो सकते हैं। तो इन सब कैरेक्टर को क्या करते हैं, हम नोटिस करते हैं। अब देखते हैं रोगों का अध्ययन। अब कोई मान लीजिए हमें बीमारी है, कोई हमें मान लीजिए बीमारी है, उसके लक्षण को हमें समझना है, उनको उनके सिम्टम्स को और ज्यादा समझना है, तो हम उस कैरेक्टर को निकाल कर दूसरे जानवर में डाल देंगे और उनके उनके बारे में हम उनको देखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि मनुष्य को क्या नाम रोग है तो उसको पूरा फाड़ के एक एक अंग के बारे में देखेगा,
लेकिन छोटे छोटे जंतु होते हैं उनके बारे में देख सकते हैं। मान लीजिए हमने वहां से उस रोग को निकाला या उस रोग के पैथोजन को निकाला और दूसरे जंतु में क्या कर दिया, प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने के बाद हम उसमें देखेंगे कि उस रोग का किस अंग पर कितना ज्यादा प्रभाव हुआ है या कितना ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ है। अब जैसे कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, तो क्या वैक्सीन बनाने के बाद डायरेक्ट मनुष्य में प्रवेश करा दी गई होगी? नहीं कराई गई होगी ना। पहले उनको उसको क्या किसी बंदर या चूहों वगैरह में प्रवेश करा करके देखा गया होगा, ताकि हमें पता चले कि ये जो हमने वैक्सीन बनाई है या ये जो भी, देखो वैक्सीन हो चाहे मेडिसिन हो, इनका जो डायरेक्ट ट्रायल होता है पहले जानवरों पर करते हैं, जैसे बंदर है, चूहे वगैरह। डायरेक्ट मनुष्य पर नहीं करते इनका ट्रायल, पहले जानवरों पर करेंगे और उनके लक्षणों को देखेंगे। उन लक्षणों को देखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मनुष्यों पर उनको देते। तो यहाँ पर दिखा के बताया गया कि रोगों का अध्ययन, तो रोगों का अध्ययन करने के लिए भी क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग करते हैं। अब कई प्रकार के रोग, जैसे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रोमेटोइड आर्थराइटिस है या अल्जाइमर, इन सब के लिए भी क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक क्या करते हैं, नमूने उपलब्ध करते हैं। इसके बाद क्या, देखो ये यहाँ पर एक ऐसी पिक्चर आपके लिए लाए थे ताकि आप समझ सकें। अब जैविक उत्पाद, अब हमें क्या करना है, कुछ बायो प्रोडक्ट बनाने होते हैं। अब बायो प्रोडक्ट में जैसे देखो ले यहाँ पर बताया गया एल्फा एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख गई है, ट्रिप्सिन। अल्फा एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग भी हम क्या करते हैं, एम्फाइसीमा के निदान में। ये चीज आपको पहले बता चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि मनुष्य से अल्फा एंटी ट्रिप्सिन बनाने वाला जीन निकाल करके किसी के अंदर, बकरी के अंदर हमने प्रवेश करा दिया, तो उस बकरी के मिल्क में क्या होगी, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बायो प्रोडक्ट के रूप में भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर एक रोजी गाय के बारे में बताया था। 1977 में हमने क्या की थी, एक ट्रांसजेनिक गाय बनाई थी जिसका नाम क्या था, रोजी। क्या नाम था, रोजी। ठीक है, इसलिए हमने पिंक कलर में कर दी, रोज पिंक, रोजी। इसमें क्या था, लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। कितनी, 2.4 ग्राम पर लीटर क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, जो मानव शिशु के लिए क्या थी, बहुत ज्यादा पोषण वाली थी या न्यूट्रिशनल वैल्यू थी। अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। जो हमारी नॉर्मल गाय होती है उसमें लैक्ट एल्बुमिन या अल्फा लैक्ट एल्बुमिन की उतनी मात्रा नहीं होती है जितनी हमने किसमें, ट्रांसजेनिक में करवा दी थी, 2.4 ग्राम पर लीटर करवा दी थी। देखो ये रही हमारी रोजी गाय, ठीक है, ये हमारी क्या है, रोजी गाय है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टीका सुरक्षा, क्या देखते हैं, टीका सुरक्षा। अब वैक्सीन वगैरह का यूज करने के लिए, जैसे वैक्सीन हमने बनाई है तो उसको ट्रायल करने के लिए भी तो क्या करते हैं, हम जानवरों का यूज करते हैं। बंदर वगैरह में पहले उसको एंटर कराएंगे, फिर देखेंगे कि बंदर पर क्या क्या लक्षण उसके प्रकट हो रहे हैं, समझे आप। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में पहुंचाते हैं। तो ये वैक्सीन सुरक्षा हो गया। टीका का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को क्या करता, विकसित किया गया है। ठीक है, इनको क्या कर, बंदरों के ऊपर भी प्रयोग करते हैं और चूहों पर भी, अगर वो उनका सही इफेक्ट होता है तभी क्या करते हैं, मनुष्य में प्रवेश करा देते। देखो ये यहाँ पर ये प्रवेश करा दे, देखो ये मना भी कर रहा बेचारा कि नहीं भाई हमारे ऊपर ये क्यों कर रहे हो, ये गलत भी है और क्या बिगाड़ा उनने। बताया ना था आपको, शुरुआत में ही बताया था कि मनुष्य जितना स्वार्थी कोई है नहीं। मनुष्य अपने लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो ना देखेगा कि कोई जानवर के मर सकता है उससे, उसके ऊपर क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कितना स्वार्थी है व्यक्ति। अब आप कहेंगे आप भी तो सर मनुष्य में आते हैं, तो मनुष्य में आते हैं, लेकिन जो सत्यता है वही आपको बता रहे हैं। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, ठीक है, क्या देखते हैं हम, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। अब देखो कोई कुछ मेडिसिन वगैरह भी बनाए या कुछ फर्टिलाइजर भी वगैरह बनाए, तो इन सबको भी यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ जंतु तैयार करते हैं, उनके ऊपर ट्रायल करते हैं। तो आपको बता दिया कि कुछ भी चीजें हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे मैं प्रोडक्ट बनाना हो। देखो प्रोडक्ट तक तो हद थी, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब उससे बेनिफिट हो रहा है तो उसको कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा जानवर, वो तो चीज ठीक है। लेकिन अब हम वो भी चीज ट्रायल कर रहे हैं, उसमें तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए उसकी, लेकिन फिर भी हम करे जा रहे हैं, किसके लिए, केवल मनुष्य के लिए। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, अब जो भी केमिकल के लिए जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी हम रसायन वगैरह बनाते हैं, उनके टेस्ट के लिए भी क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता लेते हैं। कोई भी मेडिसिन बनाएंगे, कुछ भी कराएंगे, तो देखेंगे कि जो वो उनके इफेक्ट हैं वो जानवर के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं, कितने नुकसानदायक हैं, ये सब हम क्या करते हैं वहां पर देखते हैं, किसके ऊपर, परजीवी जंतु के ऊपर। तो ये आप आराम से नोट्स में देख सकते हैं, कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं, जहां पर समझाने वाला है वहां समझा देंगे। देखो यहाँ पर आ गया क्या, बायोपायरेसी। ठीक है,
ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो बायोपायरेसी होती क्या है, ठीक है। पायरेसी मतलब होती है चोरी, और बायो मतलब होता है जैविक। तो जैविक चोरी कैसी, जैसे मान लीजिए क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है, पेटेंट होता है। क्या होता है, पेटेंट। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उसने क्या की, कोई एक पौधा था, उसकी खोज की, ठीक है। खोज की, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसके बेनिफिट के बारे में सब कुछ बताया, ठीक है। और किसी ने क्या किया, उसकी कॉपी कर ली, और उसकी कॉपी करने के बाद उसको वो दूसरे देशों में बेच रहा। आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से बताते हैं आपको। देखो जैसे कोई म्यूजिक इंडस्ट्री होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई मूवी बनी, देखा होगा आपने कि पुराने गानों को क्या किया जा रहा है, इस टाइम पर मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब पुराने गानों को नए गानों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गाना बना था, बहुत पहले बना था, ठीक है, कम से कम 40-50 साल पहले बना था, ठीक है। अब उसको नए वर्जन में क्या करना, अपलोड करना है। तो बिना हम उसकी परमिशन लिए, जिसने पहली बार वो गाना बनाया था, हम वो गाना नहीं गा सकते, या हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के हम उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि अगर कोई मूवी है, ठीक है, अगर उसको कोई दूसरा चैनल वाला बिना किसी परमिशन के अपलोड करता, तो वो अलग हो जाती है, समझे। अब वो अलग क्यों हो गई, क्योंकि एक हिसाब से वो उसने क्या की थी, कॉपी की है, चोरी की है। जो व्यक्ति ने पहले बनाई थी, उसने मेहनत की है, और हमने क्या किया, वहां से कॉपी करके खुद अपना नाम कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ये आपको एक लेक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया, हमने मेहनत की, सब कुछ किया, ठीक है, हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी ने क्या किया, हमारा ये जो वीडियो था वो चुरा लिया और दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया। तो ये जो चुराया है ना, बिना हमारी किसी परमिशन के, तो यही क्या कहलाती है, पायरेसी कहलाती है। क्या कहलाती है, पायरेसी। अब बात है बायो की, जैविक की, तो यहां पर हम फसलों वगैरह की बात करते हैं, फसल है, पेड़ पौधे, इन सब चीजों में। तो क्या होता है, अमेरिका थी एक यूएस कंपनी है अमेरिका की, उसने क्या किया था, हमारे हल्दी वगैरह, देखो आपको पता है कि हमारे पूर्वज बहुत पहले से जानते थे कि कोई घाव वगैरह हो जाए, कोई चोट वगैरह लग जाए, तो हम हल्दी का यूज करते थे। या कुछ इन्फेक्शन वगैरह, फंगल इन्फेक्शन है, तो हम नीम का यूज करते थे। लेकिन कुछ अमेरिकी कंपनियों ने क्या किया, दावा किया। कैसा दावा किया, कि ये हमने खोज की है इनकी, और अगर कोई इसको यूज करेगा तो उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब हम लोग हैं, हम हल्दी खाएंगे, तो हमें हल्दी खाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। अगर हम उनसे नहीं पूछ रहे, वो ऐसे ही खा ले रहे, तो वो क्या होगी, चोरी कहलाएगी एक हिसाब से। तो वो होती है बायोपायरेसी। किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा कोई भी एक नया पौधा उगाया, वो खोजा जाता, उसके बारे में बताया जाता। जैसे देखो पौधे तो बहुत सारे हैं, अब हर के बारे में तो हमें नहीं पता ना, तो किसी साइंटिस्ट ने मेहनत करके उस पौधे के बारे में समझा, उसके उपयोग के बारे में समझा कि इसका उपयोग क्या हो सकता है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ बताया। तो उसने क्या किया, उस पर एक हक आता है जिसको हम पेटेंट बोलते हैं, बायो पेटेंट, वो बताएंगे। पहले आप पायरेसी समझ लीजिए, चलो साथ में वही बता दे रहे। देखो बायो पेटेंट क्या होता है, अभी दोनों को बता देंगे, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप परेशान मत हो जाइए कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, कोई एक पौधा खोजा। पौधा खोजने के बाद उसने उनके सिम्टम्स के बारे में समझा कि ये पौधा है, इसका नाम क्या हो सकता है, ये कितना उपयोगी हो सकता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सबके बारे में उस साइंटिस्ट ने पता कर लिया, उसने बताया। तो उसने क्या किया, उस पर एक अधिकार बनवाया, सरकार के द्वारा उसने क्या किया, एक अधिकार ले लिया कि अब कोई दूसरी कंपनी या कोई और देश जब इसको यूज करेगा तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और मुझको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने मेहनत की है इस पर, इसको खोजने के लिए। समझे आप? तो वो होता पेटेंट कराना। क्या कराना? पेटेंट कराना। ठीक है। अब पेटेंट कराने के बाद अगर कोई व्यक्ति बिना उसके परमिशन के उसको यूज कर रहा, उसको मार्केट में बेच रहा, तो एक हिसाब से वो कर रहा, चोरी कर रहा, तो वो क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोपायरेसी। हमारे देश में लाखों वैरायटी है, या मान लीजिए कि हजारों तो अपने यहाँ पर चावल की वैरायटी है। अब 27 प्रकार की तो हमारे यहाँ पर बासमती चावल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 27 प्रकार के। तो अमेरिका की कोई एक कंपनी थी, उसने क्या किया, हमारे यहाँ की बासमती चावल को लेकर के और वहीं के अपने एक लोकलाइज चावल को लेकर के आपस में संकरण करा दिया। संकरण कराने के बाद उन्होंने एक नई प्रजाति बना ली। अब उस नई प्रजाति को उन्होंने कह दिया कि ये हमने बनाई है। क्या किया उन्होंने? हमने बनाई है। उन्होंने उसको पेटेंट करा लिया। अब मतलब अगर हम वो चावल खाएंगे या उसको खरीदेंगे, या हमारे देश में कोई होगा अगर उन्हें बेचेगा, तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे। समझे? जबकि उन्होंने क्या की थी, एक हिसाब से चोरी की थी। क्यों? क्योंकि बासमती को तो हमारे पूर्वजों से ग्रंथों में लिखा है चावलों के बारे में,
ये जो फसलें वगैरह इनके बारे में बहुत पहले से क्या किया गया, वर्णन किया गया। अब कोई आकर के उनको यूज कर ले। अब हमारे जो देश के लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत पीछे हैं, अमेरिका ज्यादा चतुर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चतुर बंदा है। उन्होंने क्या किया, हमारे देश की जैसे हल्दी है, नीम, इनको पेटेंट करा लिया था। फिर तो वो केस वेस हुए, कुछ और दुनियादारी हुई, तब जाकर के उनके पेटेंट को खारिज किया गया। क्योंकि ये सब चीज तो हम बहुत पहले से यूज करते आए, कोई किसी ने खोज नहीं किया। हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि हल्दी में क्या होते हैं, घाव भरने की क्या होती है, गुण होते हैं, और नीम में क्या होते हैं, संक्रमण को रोकने के गुण होते हैं। तो ये हमें पहले से ही पता थे। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने आज आकर के हमें बता दिया तो हमें पता चला। तो अमेरिका ने पेटेंट करा लिया था, तुलसी को पेटेंट करा लिया था, फिर बाद में केस चले तो वो सब चीजें क्या हो गई, हमारे लिए फिर से क्या होगी, आजाद हो गई। इसलिए पेटेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, कोई भी रिसर्च कराते, रिसर्च की उन्होंने, तो उस रिसर्च को पहले वो पेटेंट कराते हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले। उसकी मेहनत तो पूरी बनी बनाई बर्बाद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने नोट्स बनाए, आपने पेपर लिखा पूरा, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल, आपने एग्जाम हॉल में गए, आपने पूरा पेपर लिखा आपने, और कोई पीछे से आपको पूरा कॉपी कर ले जाए, तो आपकी मेहनत तो बेकार गई ना। आपने पूरी साल पढ़ा, सब कुछ किया, पीछे वाले ने एक घंटे में सब खेल कर दिया, तो आपको गुस्सा तो आएगी ना। गुस्सा तो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसने मेहनत की नहीं, बिना मेहनत की लेगा, तो आपको गुस्सा आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, और अलग अलग फील्ड में होती है। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में होता है तो वो अपने पेटेंट कराते हैं कि कोई और हमारा म्यूजिक चोरी ना कर ले, कोई और ना कॉपी बना दे इसकी। तो हर एक क्या करते हैं, अपना पेटेंट बना के चलते हैं। ठीक है, तो पेटेंट लॉ समझ में आया। अपना अधिकार जमाना, क्या करना, अपना अधिकार जमाना, कि अगर कोई और आकर के यूज करे तो वो क्या होगा, और वो हमसे पहले परमिशन लेगा। ठीक है, अगर परमिशन नहीं लेगा तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है, ये होता पेटेंट लॉ। पायरेसी समझ में आ गया। पायरेसी मतलब चोरी, बिना किसी परमिशन के या बिना किसी आज्ञा के आप अगर किसी व्यक्ति के द्वारा खोजी गई चीज को यूज कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो वो पायरेसी कहलाती है। और बायो पायरेसी मतलब जैविक चीज की, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके बारे में तो बायो पायरेसी हो जाता है। देखो, जैव पदार्थ को बनाने वाला या उसकी खोज करने वाला सरकार से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक विशेष अधिकार प्राप्त करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जियो पेटेंट बोलते हैं या बायो पेटेंट कहते हैं। जिससे कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, यहां पर संस्था लिखनी थी, कोई संस्था बिना उनकी अनुमति के उस उत्पाद को नहीं बना सकता। ऐसा करने पर उसे आर्थिक दंड के रूप में उत्पाद की कीमत देनी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई कर भी रहा, कोई अगर जैविक चोरी कर रहा बिना उस व्यक्ति के परमिशन के जिसने बायो पेटेंट करा लिया है, तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है या उसे और दंड भी मिल सकते हैं। कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति जैविक उत्पाद को उसके बनाने वाला संस्था या व्यक्ति की अनुकृत के उत्पाद करना या प्रयोग करना जैविक चोरी या बायोपायरेसी कहलाती है। जैसे करेला है, जामुन है, करेला और जामुन, इनके बारे में हमें पता था कि ये डायबिटीज में यूज किए जाते हैं। अब कोई और देश आकर के इनको पेटेंट करा ले, कह दे कि हमने खोज की है कि जो करेला और जामुन है इनका डायबिटीज में यूज करते हैं, तो भाई हमें तो ये बहुत पहले से पता है ना, ये हमें बहुत पहले से पता है। उनके पेटेंट कराने का कोई मतलब नहीं है, हम उन पर केस कर सकते हैं कि भाई देखो, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या, वैदिक पुराण में इन सब चीजों का क्या जिक्र है। ठीक है, तो हम उनको प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि ये इनके बारे में हमें पहले से ही पता था। तो हमारे जो भारत है, भारत देश, उसमें क्या बहुत ज्यादा विभिन्नता है, बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, समझे आप। जबकि जो और अन्य देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह, यहाँ पर जैव विविधता नहीं है। ये बस दूसरे देशों पर देखते रहते हैं कि कोई चीज हमें मिल जाए उसको हम पेटेंट करा लें, क्योंकि ये बहुत चतुर है, इन्हें लगता है कि हम पेटेंट करा लेंगे, फिर उसी देश के लोग हमसे परमिशन लेकर के उस चीज को खाएंगे। समझे, जैसे आम है हमारे यहाँ पर, अब कोई दूसरा देश है पेटेंट करा ले, तो हम दूसरे देश से परमिशन लेंगे कि भाई हम अपना काम खा लें, अपने बगीचे में लगाया हुआ आम भी हमें दूसरे से परमिशन लेकर के यूज करना पड़ेगा। समझे, ये हो जाता है पेटेंट में। तो पेटेंट अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, अच्छा इसलिए क्योंकि हमें हमारा अधिकार मिल जाता है, बुरा इसलिए क्योंकि अब हम लोग इतने पीछे हैं कि हम समझ ही नहीं पाते किस किस को पेटेंट कराना है, और कई देश तांगे बैठे रहते हैं कि इनको ना करा पाए, हम पहले करा लें। तो ये हमारे लिए बुरा हो सकता है कि हमें अपना खुद के बगीचे का आम खाने के लिए भी दूसरे देश से परमिशन लेनी पड़ जाए। मधुमेह नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका पता भारतीयों को सदियों से पता है। उस समय ज्ञात पदार्थों के लिए जैव पेटेंट नहीं मिलता था, इसलिए उस समय कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कुछ वर्षों पूर्व इन पर जैव पेटेंट क्या कर लिया, प्राप्त कर अपनी खोज बता दी।
तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा देखो यहाँ पर आप देखिए, देखो ये जो व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसकी चोरी कर ली। अब इस पौधे को ले जाकर क्या करेगा, दूसरे देश में बेचेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेटेंट लॉ की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। पेटेंट लॉ से ये व्यक्ति करेगा, इसको पेटेंट करा लेगा क्या, फिर ये कहीं ले जाएगा, ये ले जाएगा तो हम इस पर केस कर सकते हैं। फिर चाहे ये जहां चला जाए, किसी भी देश में रहे, देश के किसी भी कोने में रहे, हम उस पर क्या कर सकते हैं, केस करके अपना अधिकार या हक क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये था हमारा बायोपायरेसी और बायो पेटेंट और ट्रांसजेनिक एनिमल वगैरह। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो चैप्टर है हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर क्या हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके साथ ही साथ क्या होगा, आपको वन शॉट मिल जाएगा, आपको जितने भी नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में। अब नया जो चैप्टर है हमारा क्या है, जीव और समष्टि। क्या है, जीव और समष्टि। अब हम किस में प्रवेश करने वाले हैं, इकोलॉजी में। किस में प्रवेश करने वाले, इकोलॉजी जो हमारी इकाई है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई आपके लिए क्या है, अच्छा सा थैंक यू लिख देते हैं, ताकि आप खुश रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, और हाँ, स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा तो आपकी पढ़ाई भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। थैंक यू।